गुड मॉर्निंग बच्चों आज आपका दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर आपको पिछले वीडियो में कंप्लीट कराया था और आपके पास क्वेश्चन आंसर भी भेजे थे। आपने उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लिया होगा। आज आपका चैप्टर है व्यक्तित्व पर बाल्यावस्था का प्रभाव। बच्चों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि छोटे छोटे बच्चों को हम अच्छी आदतें सिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो चीजें वो बाल्यावस्था में जितनी जल्दी सीख लेंगे, बड़े होने पर उनको उतनी जल्दी उतनी शीघ्रता से वो नहीं सीख पाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि जितनी भी अच्छी या बुरी आदतें हैं, यदि बचपन में जो पड़ गई, उन्हें बड़े में दूर करना या उनको नई अच्छी आदतों को सिखाना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को प्रारंभ से ही अच्छी शिक्षा, सदाचार की शिक्षा बचपन से ही दे देनी चाहिए। इसका हमारे व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व क्या है बच्चों? किसी भी मनुष्य का चाल ढाल, उसका व्यवहार, उसका पहनावा, उसका उठने बैठने का तरीका और उसका सामाजिक क्रियाकलाप, ये सब कुछ व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है। वो कैसे दूसरों के प्रति व्यवहार करता है, अपने मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करता है, यानी कि आंतरिक और बाह्य गुणों का जो मिश्रित रूप है, मिश्रित गुणों का जो स्वरूप है, वो व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्तित्व महान अच्छा व्यक्तित्व किसे कहेंगे? अच्छे व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं होती हैं? तो इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि अच्छा व्यक्तित्व क्या होता है। शारीरिक स्वास्थ्य। अच्छे व्यक्तित्व का सबसे पहला गुण है शारीरिक स्वास्थ्य, यानी अच्छा स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य का अर्थ है कि वो व्यक्ति, यानी अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति ना अधिक मोटा ना अधिक पतला, उसका भार उसकी आयु और लंबाई के अनुरूप होना चाहिए और ना अधिक शांत ना अधिक गुस्से वाला होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है बच्चों कि वह मानसिक रूप से जो मानसिक क्रियाएं हैं, वो उनको व्यक्त करने में वो श्रेष्ठ साबित हो। उसकी जो भी मानसिक क्रियाएं हैं, उन्हें अच्छी तरह से कर लेता हो। संवेगात्मक संतुलन का अर्थ है कि छोटी सी उसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो संतुलित है या नहीं, यानी छोटी सी बात पर उसे बहुत अधिक गुस्सा तो नहीं आ जाता, या कोई बहुत बड़ी बात हो गई फिर भी वो शांत तो नहीं बैठा रहता, या किसी को दुख को देखकर वो हंसता तो नहीं है, यानी कि किसी को दुख को देखकर दुखी हो, किसी भी क्रोध आने वाली बात पर उसे गुस्सा आए और किसी दुख की बात पर उसे दुख भी हो। ऐसा व्यक्तित्व श्रेष्ठ व्यक्तित्व कहलाता है। चरित्र। झूठ बोलना, चोरी करना, बड़ों के साथ लड़ाई, अभद्रता करना, छोटों के साथ लड़ाई करना, ये सारे अवगुण यदि किसी व्यक्ति में नहीं है तो वह व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्तित्व का व्यक्ति कहलाएगा। लक्ष्य। बच्चों, सभी के जीवन में एक लक्ष्य होता है। यदि वो व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं कहलाएगा जिसके जीवन में कोई लक्ष्य ही ना हो, यानी श्रेष्ठ व्यक्तित्व का ये भी एक गुण है कि श्रेष्ठ व्यक्तित्व के व्यक्ति के जीवन का एक लक्ष्य होता है, और वो लक्ष्य भी बच्चों अच्छा लक्ष्य होना चाहिए। बुरा नहीं, चोरी नहीं करनी है, वो लक्ष्य नहीं, किसी अच्छे लक्ष्य की ओर अग्रसर हो और उसके लिए प्रयत्नशील भी हो, लगातार कोशिश भी करता है। ऐसा व्यक्तित्व अच्छा व्यक्तित्व माना जाता है, श्रेष्ठ व्यक्तित्व माना जाता है। सामाजिकता, यानी कि समाज में रहकर आप सभी को पता है कि हम समाज में रहकर कई ऐसे हमें कार्य करने होते हैं, समाज के लोगों के साथ मिलजुल कर कार्य करना होता है, कई नियमों का पालन करना पड़ता है। तो श्रेष्ठ व्यक्तित्व की भी यही पहचान है कि समाज के लोगों के साथ रहकर सामाजिक कार्यों में
बराबर का भागीदार बने और उनके साथ सहयोग पूर्ण कार्य करें। ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाला कहलाता है। कल्पना शक्ति की प्रबलता, यानी किसी भी श्रेष्ठ व्यक्तित्व के व्यक्ति की कल्पना शक्ति भी सबल होनी चाहिए। जितनी अच्छी कल्पना शक्ति समाज में उसकी जो स्थिति है बच्चों, उतनी ही मजबूत होती है। यदि कल्पना स्थिति कमजोर है तो समाज में उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो सही नहीं मानी जाती है। महत्वाकांक्षा, यानी कि श्रेष्ठ व्यक्तित्व के व्यक्ति की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो भी बड़ी होनी चाहिए। अच्छी महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए। महत्वाकांक्षा जितनी अधिक होगी वह उतनी ही ज्यादा कोशिश करेगा, उतना ही ज्यादा वो प्रयत्न करेगा, और प्रयत्नशील व्यक्ति अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। अब बच्चों, व्यक्तित्व की कितनी आवश्यकताएं होती हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं और सभी अवस्थाओं में क्या क्या गुण होते हैं। बच्चों, व्यक्तित्व की व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की 5 अवस्थाएं मानी गई हैं, जिनमें पहली अवस्था शैशवावस्था, दूसरी बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था और फिर वृद्धावस्था। सबसे पहली शैशवावस्था, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था के अंतर्गत आती है। शैशवावस्था में बच्चा रोता है, भूख लगने पर भी, और यदि वो बिस्तर गीला कर दिया है तो भी वो रोता है। उसको माता के स्नेह की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, और धीरे धीरे, यानी जब उसकी आयु 6 महीने से ऊपर, साल भर के ऊपर होने लगती है, तो वो धीरे धीरे पिता और अन्य रिश्तेदारों को भी पहचानने लगता है। इस अवस्था में आवश्यकताओं में केवल उसे दूध की आवश्यकता होती है और लोगों के प्यार की आवश्यकता होती है, यानी दुलार की आवश्यकता होती है, लोग उससे प्यार से बात करें, बस। इसके बाद आती है बच्चों बाल्यावस्था। यह बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं, बच्चे मित्र बनाना शुरू कर देते हैं। उनमें ये भी भावना होती है कि लिंग भेद वाली भावना भी आ जाती है। जैसे लड़कियां हैं तो लड़कियों के साथ ही खेलना पसंद करती हैं, लड़के हैं तो लड़कों के ही साथ खेलना पसंद करते हैं। उन्हें खिलौनों से बहुत ज्यादा प्यार होता है। उन्हें माता पिता के प्रेम की आवश्यकता होती है। यदि किसी भाई बहन से माता पिता स्नेह कर रहे हैं तो उन्हें ईर्ष्या का भी भाव होता है कि मुझे नहीं प्यार कर रहे हैं। यानी ये अवस्था ऐसी अवस्था है कि खेल खिलौनों से और मित्रों से लगाव होता है, और खेल सबसे बड़ी चीज बच्चों, इस अवस्था में बच्चे सीखते बहुत ज्यादा हैं। इस अवस्था में ही बच्चों का जो सीखने का अवसर है वो सबसे अधिक उनको मिलता है, और सबसे अधिक वो सीखने की जिज्ञासा रखते हैं। इसलिए यही अवस्था है जब उनको अच्छी अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए। अगला है बच्चों किशोरावस्था। किशोरावस्था वो अवस्था है, ये अवस्था तूफान की अवस्था कही जाती है। 13 वर्ष से 16 वर्ष तक की अवस्था को तूफान की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे अपनी विचारधारा अलग बना लेते हैं, उनको मित्रों का साथ बहुत अच्छा लगता है। मित्र जो कार्य करते हैं उन्हें वही कार्य सही लगता है। माता पिता और अन्य रिश्तेदार या उनकी समझाई हुई बातें उन्हें कम समझ में आती हैं, या उनको वो सुनना पसंद नहीं करते हैं। माता पिता के द्वारा बताए गए कोई उचित कार्य को कि ये काम सही नहीं है, आपको नहीं करना है, वो चीज उन्हें बुरी लग जाती है, उनको समझाना बुरा लगता है। उनको मित्रों का साथ ही बहुत अच्छा लगता है। किशोरावस्था की जो प्रमुख समस्याएं हैं वो है, सबसे बड़ी समस्या बच्चों शारीरिक परिवर्तन है। यानी लड़कियों में भी कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं, लड़कों में भी कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिससे उनमें हार्मोन्स बदलते हैं। हार्मोन्स में परिवर्तन होने के कारण उनमें गुस्सा या क्रोध आना स्वाभाविक होता है, और यह अवस्था तूफान की अवस्था कही जाती है। इसके बाद बच्चों अगली अवस्था है प्रौढ़ावस्था। ये अवस्था 16 साल की उम्र के
के बाद की अवस्था मानी जाती है और इस अवस्था में व्यक्ति समझदार हो जाता है, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है, उचित कार्य क्या है, अनुचित कार्य क्या है, क्या ठीक है, क्या बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये उन्हें पता चल जाता है। ये अवस्था संतुलन की अवस्था कहलाती है और इसके बाद वृद्धावस्था होती है। अब बच्चों के व्यक्तित्व पर अनुवांछित प्रभाव, यानी कि बच्चों के व्यक्तित्व पर उनके माता पिता के कुछ लक्षणों का स्वाभाविक प्रभाव होता है, जैसे उनकी लंबाई, उनका गोरापन। यानी कि आपने देखा होगा कुछ लोगों के माता पिता, जिनके माता पिता लंबे हैं उनके बच्चे भी लंबे होते हैं, और जिनके माता पिता का कद छोटा है उनके बच्चे भी छोटे कद के होते हैं। जिनके माता पिता गोरे हैं उनके बच्चे भी गोरे ही होते हैं। ऐसा प्रायः देखने को मिलता है कि अनुवांशिक गुणों का जो लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाता है। बच्चों, आज के लिए इतना ही कि व्यक्तित्व क्या है और व्यक्तित्व में जो परिवर्तन होते हैं वो कौन कौन सी अवस्थाओं में और कैसे होते हैं। अब आगे आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।